हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी से संबंधित कुछ मुख्य फसलों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सूरजमुखी से पूछे जाने वाले वे सभी क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ बस यहाँ पर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, एक साथ एकत्रित किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम होता क्या है। तो आप सभी को पता है क्या होता है, इसका हेलियंथस एनम होता है। क्या होता है? हेलियंथस एनम होता है। अगर हम बात करते हैं कुल, तो सूरजमुखी का कुल कौन सा होता है, जो कि आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है कंपोजिडिया एस्ट्रेसी होता है। ठीक है यार, हाँ, कंपोजिडी फैमिली को एक और नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? कंपोजिडिया एस्ट्रेसी के नाम से भी इसे जाना सा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान सूरजमुखी का ये होता है सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में उत्पादन और क्षेत्रफल में सूरजमुखी के उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान कौन का है, तो किस राज्य का होता है? ये होता है कर्नाटक राज्य का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान राज्य में कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल लिया जाता है सूरजमुखी का, तब आपको क्या बताना है? झालावाड़ जिला होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है? कर्नाटक में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है? ये लिया जाता है झालावाड़ में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर सकते हो कि सूरजमुखी में तेल। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, जितने को हाईलाइट किया गया है, ठीक है, मैं आपको दोबारा से हाईलाइट करूँगा, मतलब उनको ज़्यादा फोकस करूँगा। तो उन क्वेश्चंस को आप रट लेना या फिर कैसे भी आप नोट कर सकते हो साथ साथ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हाईलाइट यहाँ पर क्वेश्चंस है तो उनको आप हमेशा याद रखें। ठीक है, या तो आप अभी जब भी आप क्लास ले रहे हो, मान लीजिए दिन में ले रहे हो, सुबह ले रहे हो, शाम को ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नोटबुक साथ लेकर बैठिए। जब भी आपको कोई अच्छा पॉइंट मिलता है तो आप उसे नोट कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको उससे काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि एक तो मैं बोल रहा हूँ, एक आप खुद नोट कर रहे हो, और एक बार आप अगर पढ़ भी लिए ना तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉलो किया करो। अगर मान लीजिए आपने 2 या 3 बार भी किसी पार्ट को पढ़ लिया, किसी लेक्चर को आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको लगभग याद हो जाता है। ठीक है, भूलने की जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आपके माइंड से निकाल देना। और स्पेशली उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हम तो भूल जाते हैं, तो आप ये प्रोसेस अपनाइए। ठीक है, एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरा आप खुद भी पढ़ रहे हो, और तीसरा आप नोट करोगे। और एक बार तो आप कम से कम देखोगे ना उनको, जो आपने नोट किया एक बार तो देखोगे। अगर आपने किसी लेक्चर को 4 बार कंप्लीट किया है तो क्या आप भूल सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इस स्टेप को फॉलो करें। अगर आपके भूलने जैसी समस्या है तो आप नहीं बोलोगे। ठीक है, आते हैं हमारे लेक्चर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है सूरजमुखी में तेल कितना होता है, तो कितना होता है? वो होता है 45 से 50% होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन कितना होता है? 40%। ठीक है, आपसे प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये ज़रूर पूछा जाता है कि सूरजमुखी में तेल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो कि सूरजमुखी का तेल हृदय रोगी हो, मतलब हार्ट पेशेंट के लिए उपयुक्त है, लेकिन क्यों? आपको ये तो हमने बता दिया कि हार्ट पेशेंट के लिए सूरजमुखी का तेल उपयुक्त है, लेकिन क्यों? क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में कम करता है। क्यों है उपयुक्त? क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में कम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें लिनोलिक अम्ल की मात्रा 68% होती है। और अगर हम बात करते हैं सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा होता है, ये होता है क्रॉस पॉलिनेटेड। किस प्रकार का होता है पौधा? ये होता है, याद रखिएगा, क्रॉस पॉलिनेटेड फसल होती है। अगर हम बात करते हैं, याद रखें, सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा होता है, तो इसे आप एक बार ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि याद रखें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है कि सूरजमुखी किस प्रकार का प्लांट होता है। मतलब यार, हाँ, लॉन्ग डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, या फिर डे न्यूट्रल प्लांट होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको क्या बताना है? सूरजमुखी क्या होता है? दिवस निष्प्रभावी पौधा होता है। क्या होता है? सूरजमुखी ये होता है दिवस निष्प्रभावी पौधा होता है, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट होता है। इस पर ना तो लाइट का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना इसकी पुष्प पर कोई इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछा गया है,
अब यहाँ पर याद रखिएगा कि शुरुआती जितने भी यहाँ पर पॉइंट हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने भी जो पॉइंट लिखे गए हैं शुरुआत में, इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो इन सभी पॉइंट को आप एक बार ज़रूर नोट कर ले, क्योंकि ये सभी वही क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सूरजमुखी के पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जो सूरजमुखी का जो इन्फ्लोरेंस होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है कैपिटोलम या मुंडक के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा है पुष्पक्रम तो क्या कहलाता है, कैपिटोलम कहलाता है। इसे आप स्पेशली याद रखें, कैपिटोलम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सूरजमुखी का बीज किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है एकैन। अगर हम बात करते हैं कि सूरजमुखी के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो कौन सी होती है, गहरी एवं उर्वरक मृदा उपयुक्त होती है सूरजमुखी की खेती करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, BSS फर्स्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लाइन को क्वेश्चन कराई जा रहे हैं वन लाइनर आपको, वो सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो पोलिनेशन की क्रिया की जाती है, मतलब सूरजमुखी में जो परागण की क्रिया की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है, याद रखिएगा, ये की जाती है मधुमक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, याद रखिएगा, सूरजमुखी में परागण की क्रिया, पोलिनेशन की क्रिया, तो ये की जाती है मधुमक्खियों के द्वारा की जाती है। और अगर आपसे पूछा था, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ये देखा होगा कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो सूर्य की ओर अट्रैक्ट होता है, मतलब क्या होता है, उसकी तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा सामान्यतः है कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है तो उसका जो फूल होता है ये क्या होता है, सूरज जितनी यानी जिस साइड निकलेगा वो उस साइड मुड़ जाता है। लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न इस लाइन में आपको मिल जाएगा कि ऑक्सीजन सांद्रण के कारण क्यों मुड़ जाता है सूरजमुखी की ओर वो, क्योंकि क्या होता है उसमें, ऑक्सीजन सांद्रण के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन सांद्रण के कारण ये जो आप प्रोसेस देखते हो कि वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन क्यों, ऑक्सीजन सांद्रण के कारण होता है। ओके, इसे अभी आप नोट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं जो सूरजमुखी को NPK की मात्रा की आवश्यकता होती है तो कितनी दी जाती है, ये दी जाती है 60-40-40, मतलब नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 40 किलो और पोटास 40 किलो। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कि सूरजमुखी कुछ वेराइटीज़ के एग्जाम्पल आपको बताइए, तो आप क्या बताओगे, याद रखिए वेराइटी के एग्जाम्पल तब आपको बताना है। यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्या, सनराइज सिलेक्शन, मॉडर्न और BSS फर्स्ट से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इतनी तो याद नहीं कर सकते, लेकिन इन चारों वेराइटीज़ को तो याद रख सकते हो ना। तो इनको आप याद रखिए कि सूर्या, सनराइज सिलेक्शन और मॉडर्न और BSS फर्स्ट है, ये सभी किसकी वेराइटीज़ होती है, ये सभी याद रखिएगा सनफ्लावर की होती है, सूरजमुखी की वेराइटीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो बीज दर रखी जाती है सूरजमुखी की, जो बीज दर रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो हाइब्रिड जो वेराइटीज़ होती है उनकी, तो हाइब्रिड जो वेराइटीज होती है, संकर जो किस्में रखी जाती है, इनकी जो सीड रेट है ये कितनी होती है, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया हाइब्रिड, तो हाइब्रिड की रखते हैं 8 किलोग्राम, और अगर आपसे पूछा है सामान्यतः है तो सामान्यतः कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है 10 से 12 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बुआई का समय एवं कौन सी विधि। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बुआई का समय क्या रखा जाता है सबसे पहले, और कौन सी विधि से हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हमने आपको बताया था कि क्या होता है, सूरजमुखी एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है, मतलब इस पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके पुष्पन पर लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब हम इसे तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं, रबी, खरीफ हुआ या फिर जायद, तीनों सीजन में हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दे रखी है R/P। तो अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर यही पता नहीं है कि R/P क्या होती है, तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए कि R/P का मतलब होता है R/R और P/P। मतलब इसका क्या होता है कि R का मतलब होता है रो इंटू रो की मध्य की जो डिस्टेंस रखी जाती है, दूरी जो रखी जाती है उसे बोला जाता है, और P/P का मतलब होता है प्लांट से प्लांट की दूरी। यहाँ तो आपको बताया गया पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और यहाँ पर आपको बताया गया है पौध से पौध की दूरी। तो इनके लिए क्या डिस्टेंस रखी जाती है ये आपको बताया गया है R/P में। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप खरीफ में सीजन इसकी ले रहे हो
तो आपको क्या रखनी है, R इंटू पी ये रखनी है 60 इंटू 20 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछा जाता है रबी और जायद में, तो क्या रखा जाता है, R इंटू पी ये रखा जाता है 45 इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इरिगेशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है इरिगेशन कब कब करते हैं सूरजमुखी में, तो ये करते हैं प्रथम सिंचाई, ये करते हैं फूल आते समय। दूसरी सिंचाई ये करते हैं डिस्क बनते समय। और अगर हम बात करते हैं तीसरी सिंचाई, तो तीसरी सिंचाई कब करते हैं, बीज बनने पर करनी चाहिए। दोबारा से देख लीजिए कि सिंचाई में मुख्यतः 3 की जाती है। कौन कौन सी स्टेज पर की जाती है, वो फूल आते समय, डिस्क बनते समय और बीज बनने पर। ठीक है, 3 सीजन है, तीनों यहाँ पर स्टेज है, तो तीनों पर आपको इरिगेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो खरपतवार आप नियंत्रण करोगे तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एलाक्लोरलासो और इसका प्रयोग करेंगे प्री इमरजेंस के रूप में। और अगर आपसे पूछा जाता है फ्लोक्लेरिन और बेसालिन, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, ये किया जाता है बुआई से पूर्व, मतलब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि सूरजमुखी में कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर इतने कुछ होते नहीं है इसमें, आप एक बार देख लीजिए, अल्टरनेरिया ब्लाइट और चारकोल रोट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे पूछा जा सकता है कि चारकोल रोट ये किसके द्वारा होता है, ये होता है मैक्रोफोमिना फेसियोलाई के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप चारकोल रोट की कैसे पहचान करोगे, तो इसमें जो पौधा होता है, मतलब जो क्षतिग्रस्त जो पौधा होता है, तो उसकी आप पहचान कैसे करोगे कि उसका जो तना होता है ये काले राख की जैसे दिखाई देने लगता है, काले रंग के राख जैसा दिखाई देने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। आप इसकी कैसे पहचान करोगे, राख जैसा उसका कलर हो जाएगा तने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो कौन से लगते हैं, ये लगता है एक तो तोता और एक होता है शीर्ष छेदक। अब यहाँ पर तोता किस प्रकार से इसे प्रभावित करता है, अटैक करता है, तो ये क्या करता है, याद रखिएगा, जो बीज के लगे जो मुंडक होते हैं, मतलब जो मुंडक अभी आपको बताया था कैपिटुलम, तो उनको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, उन्हें खा जाता है या फिर उन्हें खरा देता है। तो इससे क्या होगा, जिसके लिए हम प्रोडक्शन लेने के लिए जिसकी खेती हम कर रहे हैं वही हमें नहीं मिल पाएगा, तो सबसे ज़्यादा लॉस तो इसी से हो रहा है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे प्रमुख शत्रु कौन सा होता है सूरजमुखी का, तो होता है पैरट होता है, तोता होता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पक्षी यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं फसल को, तो इनसे कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रकाश परिवर्तित करने वाले एंटी पेस्ट रिबन का हम प्रयोग करेंगे। किसका हम प्रयोग करेंगे, एंटी पेस्ट रिबन का हम प्रयोग करेंगे इन पक्षियों से बचाव करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फूलों का थोता रहना, मतलब यहाँ पर अगर बीज ही नहीं लगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोता रहने का मतलब होता है खाली रह जाना। ठीक है, थोता मतलब खाली, मतलब उसमें ना तो कोई बीज बन रहे हैं ना ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस समस्या को दूर करने के लिए प्रातः काल के समय फूलों को नरम कपड़े से रगड़ना चाहिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फूलों को आपस में हल्के से रगड़ने से भी लाभकारी होता है। इसके बाद में हम जानते हैं कि ये सारी प्रोसेस करने के बाद में जो आपको यील्ड प्राप्त होती है, जो उत्पादन आपको प्राप्त होता है, वो कितना प्राप्त हो जाता है, तो वो प्राप्त हो जाता है 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक ले अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।